आज हम विज्ञान के कक्षा 8 के विज्ञान का पहला अध्याय फसल उत्पादन में प्रबंध पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फसल का उत्पादन और उसका प्रबंध भी करना आवश्यक है। तो विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध व वितरण आवश्यक है। ठीक है, तो पहले है कृषि पद्धतियाँ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल जो कि हमारे खाने काम आती है। खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही होते हैं। भारत एक विशाल देश है जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न है। यहाँ पे कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। जैसे कि इन फसलों को अपने यहाँ पे भारत में 2 भागों में बांटा जाता है। एक है खरीफ की फसल, एक है रबी की फसल। अब खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है? ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और इनमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आती जाती है और ये ज्यादातर जून से सितंबर में होती है। खरीफ की फसल मीन्स की वर्षा ऋतु में उगने वाली फसलें। अब है रबी की फसल जो कि अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है और इनमें कई दालें और सब्जियां उगाई जाती है। तो जैसे गेहूं, चना, मटर। अब है आधारिक धान फसल पद्धतियां। धान को शीत ऋतु में नहीं उगा सकते। तो पहले फसल तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। मिट्टी अच्छी हो, फिर बुआई करनी पड़ेगी, फिर उसमें खाद और पेस्टिसाइड डाल लो, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से, क्यों जो भी फसल होती है उसके पास कुछ खरपतवार अलग से ही पौधे अपने आप पनप जाते हैं, उनसे भी सुरक्षा करनी पड़ती है ना, वो खराब कर देते हैं। फिर कटाई और फिर भंडारण। अब मिट्टी कैसे तैयार करेंगे? फसल लगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। मिट्टी को उसको पोला करना पड़ता है, जैसे कि उसकी खुदाई करनी पड़ती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी आराम से शोषण कर लेती है। तो पोली मिट्टी में रहने केंचुए सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। तो यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। केंचुए जो होते हैं मिट्टी को पोला कर देते हैं और हुमस बना देते हैं, जिससे पौधों के लिए मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अतिरिक्त मृत पौधे व जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। जैसे केंचुए है और है, वो अगर कुछ मर जाएंगे तो वो मिट्टी को उसको उपजाऊ कर देते हैं, जो कि पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। अब इसलिए क्या होता है कि मिट्टी को उल्टना पलटना और पोला करना बहुत जरूरी होते हैं। कभी भी देखो तो घर में भी जब गमले लगे होते हैं तो उनमें मम्मी और खुदाई करती रहती है, क्योंकि उससे क्या होता है मिट्टी हल्की होती रहती है तो उसमें श्वसन क्रिया होती है, तो पौधे आसानी से जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। और मिट्टी को अब उल्टना पलटना पोला करना, इसको कहते हैं जुताई। और इसको खेतों में जो है हल से कर लेते हैं, घर पर खुरपी से कर लेते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है और जुताई से पहले से पानी देने की आवश्यकता पड़ जा सकती है। जूते हुए खेत में मिट्टी के डले भी हो सकते हैं, एक पाटल की सहायता से तोड़ना हो सकता है। अब कई बार मिट्टी जम जाती है, गमले में भी जम जाती है तो वो पत्थर बन जाती है, तो उसमें पहले पानी देना पड़ता है, फिर उसको पत्थरों को तोड़ना पड़ता है, फिर उसको समतल बनाना पड़ता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी देते हैं। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। अब जैसे कृषि करने के लिए क्या क्या औजार चाहिए? बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। अब भुरभुरा करने के लिए कुदाली चाहिए और भी बहुत से, जैसे हल चाहिए। प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खरपतवार निकालने, उर्वरक मिलाने के काम आता है। औजार जो हल होता है वो लकड़ी का बनाता है, बैलों की जोड़ी से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। वह एक जोड़ी बैल एक आदमी से सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। इसके बाद है कुदाली।
कुदाली क्या होता है? ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए काम किया जाता है। ये लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, जो कि आप चित्र में देख रहे हो। तो इस तरह की ये कुदाली होती है। अब है कल्टीवेयर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा होती है। कल्टीवेयर के भी श्रम व समय दोनों की बचत है, पर जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है तो वो कल्टीवेयर आ गया है, जिससे क्या होता है कि इसमें टाइम और समय की बचत होती है। फिर करते हैं बुआई। अब बुआई फसल का उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता साफ व स्वच्छ बीजों को लाना पड़ता है और इसमें किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को ही प्राथमिकता देता है, क्योंकि अगर बीज अच्छे होंगे तो फसल भी अच्छी होगी। अब कोई प्रैक्टिकल करना है तो जैसे एक बीकर लेकर इसे पानी ज्यादा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति ले कुछ समय प्रतीक्षा किया। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में हल्के भारी है या भारी क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, इस कारण वो हल्के होते हैं और तैरने लग जाते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीज जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। मैं परंपरागत औजार। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें से कौन कौन से औजार चाहिए होते हैं? परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई से में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। इस सिरे मिट्टी को वेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। अब है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी है, सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, जिससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाया ना जाए। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से श्रम और समय दोनों बचत होती है। वो तो आपको बताइए कि हर चीज के लिए आज का टाइम और मेहनत को बचाने के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे कि सीड ड्रिल से भी करते हैं तो उसमें समय और मेहनत दोनों बचती है। अब पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक व जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा भी दिए जाते हैं। इसके बाद है खाद और उर्वरक मिलाना। अब उसमें खाद मिलानी पड़ेगी क्योंकि पोषक तत्व चाहिए फसल को। तो जितनी ज्यादा अच्छी खाद हो और पेस्टिसाइड यानी कि उर्वरक डालेंगे वो पौधा फसल उतनी अच्छी होगी। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए तो उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक पदार्थों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। फसलों में लगातार मिट्टी मिट्टी में उसी मिट्टी में एक एक फसल उगाते जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें खाद दी जाती है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। क्या होते हैं कि पौधे और जंतु जो होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा केंचुआ वगैरह होते हैं, तो उसके होने से क्या होते हैं कि वो उसमें कंपोस्ट बना देते हैं, मर जाते हैं तो वो पोषक तत्व बना देते हैं, जिससे कि मिट्टी जो होती है वापस खाद्य युक्त पोषक तत्व युक्त हो जाती है। अब हम कोई प्रैक्टिकल करके देखें, जैसे कि मूंग या चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित करेंगे। एक आकार ही वाले 3 जो स्प्राउट्स होते हैं यानी कि नवोदित छान लीजिए। अब 3 गिलास होते हैं, ऐसी बात लीजिए, ए बी सी निशान लेंगे। ए में थोड़ी उसमें गोबर की खाद मिलाइए, बी में पिटले उसमें थोड़ी यूरिया मिलाइए, सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए, पानी की समान मात्रा डालकर शुष्क स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7-10 दिनों बाद उसकी मिट्टी को नोट करेंगे। क्या तीनों गिलासों में पौधों की वृद्धि समान हुई है? नहीं। तो क्या उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों की समर्थ होते हैं, वे खाद्य से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों की जैसे उर्वरक का कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटासियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी अच्छी फसलें प्राप्त हो जाती है, परंतु उर्वरकों के अधिक यानी कि खाद के अधिक उपयोग से भी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया है तो मिट्टी की उर्वरता बनाए हमें स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन व जल अवशोषण में
वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति होती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह फसल एक फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल एकांतर में उगाना। अल्टरनेट में अगर हम एक जैसे पहले गेहूं रबी की फसल फिर खरीफ की फसल उगाएंगे तो क्या होगा कि इससे अल्टरनेट बना रहेगा और फसल वो अच्छी उगेगी। तो पिछले कक्षा में भी हम राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में रह जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब क्या है, उर्वरक व खाद में अंतर क्या है? उर्वरक क्या होते हैं? ये एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर से और पौधों और जंतुओं के अवशेष से बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद खेतों में होते हैं। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को हुमस प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब है खाद के लाभ। खाद क्या है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण इसमें मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये मिट्टी भुरभुरी व सरंध्र होती है, जिससे कि इसमें गैसों का विनिमय हो सकता है आसानी से। इसमें जीवाणुओं की संख्या भी अधिक होती है। इसमें मिट्टी का गठन भी अच्छा होता है। अब है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि व परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले व गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय व बारंबारता फसलों, मिट्टी व ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि मिट्टी व पत्तियों से जल वाष्पन अधिक होता है। अब है सिंचाई के स्रोत, जैसे कुएं है, जलकूप है, तालाब है, नदी है, बांध, ये जल के स्रोत हैं। अब सिंचाई के तरीके, कुएं, झीलों, नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों में पहुंचाना। मवेशी या मजदूर द्वारा भी इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे मोटर, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रैट, ये साधन जल को ऊपर खींचने से पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत व सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब है सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई कैसे कैसे करें? सिंचाई की बहुत सी आधुनिक विधि है, जैसे कि छिड़कावी यंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में होते हैं। नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जोड़ देते हैं। जब पाइप की सहायता जल मुख्य पाइप में तो वह घूमती है और नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस पर हो जाता है जैसे वर्षा हो रही है। अब है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पेड़ों की जड़ों में गिरता है, तो इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों, ये सब होते हैं। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, लेकिन जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। अब है खरपतवार से सुरक्षा। जो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जिनको खरपतवार कहते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि ये अवांछित पौधे होते हैं, ये अपने आप ही उग जाते हैं, तो इनको हटाना जरूरी होता है। पोषक तत्व इनके पास रहते हैं, तो खरपतवार को हटाने को क्या कहते हैं? निराई। निराई आपसे खरपतवार जल पोषक जीव है और प्रकाश की स्पर्धा पर कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। खरपतवार को हटाने व उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने व हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन व बीज बनने से पहले का होता है, यानी कि जब
फूल और बीज बने उससे पहले खरपतवार को हटा देना चाहिए जड़ के सहित। और ये काम किससे होता है? खुरपी या हीरो की सहायता से किया जाता है। खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन व बीज बनने के पहले की खरपतवार नाशी का छिड़काव भी करते हैं। अब क्या होता है, खरपतवार हटाने के लिए उसको काटा भी जाता है, पर उसमें खरपतवार को नियंत्रण करने के उसमें कीटनाशक दवाई को भी छिड़काव कर देते हैं, जिसको कहते हैं खरपतवार नाशी। जिसे कहते हैं खरपतवार पौधे मर जाते हैं। परंतु फसल को जैसे बताया गया खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन व बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। उन्हें रसायनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह या नाक ढक लेना चाहिए। ऐसे ना हो बच्चे घर पर भी कोई गमला है या कोई गार्डन एरिया है तो वहाँ पे अपने आप ही करने लग जाए। नहीं, पहले बड़ों के साथ करो, वरना अपना मुंह है और नाक अच्छे से ढक कर फिर उस खरपतवार को हटाना चाहिए। कटाई, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसका काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर काट लेते हैं या उन्हें धरातल से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। कोई भी फसल 1 मिनट में नहीं होती, उसको कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हमारे देश में दरांती की सहायता से इसको काटा जाता है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों भूसों को अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन कर अलग करते हैं। जो छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। आप कई बार चलते हो, देखते हैं कि खेतों में आग लगी होती है, वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि उसमें जो भी लकड़ी आदि गिर जाती है जला दिया जाता है। 3-4 महीनों कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्ण दानों से भरी सलगदा किसानों के हृदय में लग पुरुष व महिलाएं सभी मिलकर वो आती है बैसाखी, तो सब लोग जब फसल काटते तो खुश होती हैं। तो कहीं पे पोंगल, कहीं पे दिवाली ऐसे होते हैं। अब भंडारण, फसल कट गई, बन गई, अब उसको भंडार करना है। तो उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण, यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट सुरक्षित रखना हो। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना इकट्ठा किया जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे। इकट्ठा करना या भंडार करने से पहले उसको धूप में देना आवश्यक है, जिससे कि उसकी नमी कम हो जाए, जिससे उसमें क्या है कि जानवर नहीं पड़ेंगे। तो अपनी जैसे कि देखो, तुम्हारी माँ भी घर पे कोई भी अनाज रखती है तो उसमें नीम की सूखी पत्तियां डालती है या कुछ भी डालती है, तो ये इसलिए जरूरत है ताकि उसमें नमी हो तो उसको निकाला जा सके। अब नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में किए जाते हैं। भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित किया जाता है। अब ये है सारणी, जंतुओं से भोजन। जैसे जंतु, गाय, भैंस, बकरी, इससे क्या मिला? दूध मिल गया। इस सारणी में पर देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में लोग मछली का आहार करते हैं और बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में भी अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास में देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। अब आपने क्या सीखा? अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान के लिए हमें विशिष्ट पद्धतियों की आवश्यकता है। कृषि की किस स्थान पर एक ही प्रकार की जब पौधे उगाए जाते तो उसे फसल कहते हैं। फसल को हमने 2 भागों में बांटा था, रबी फसल, खरीफ की फसल। रबी की फसल जैसे गेहूं वगैरह हो गई थी तो जुताई करके मिट्टी तैयार करना और इसे समतल करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए हल या पाटन का प्रयोग हो जाता है।
बीजों को उचित गहराई पर बोना, उनके बीज उचित दूरी पर रखना ये आवश्यक होता है। बीज जो है सीड ड्रिल द्वारा डाले जाते हैं। मिट्टी में पोषक पदार्थों की वृद्धि और समृद्धि और पूर्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें खाद वगैरह डाली जाती है। उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना होता है, उसको सिंचाई कहते हैं। निराई में अवांछित और विनय यानी खरपतवारों को हटाया जाता है। कटाई का अर्थ होता है पकी फसल को मशीन से हटाना या हाथ से हटाना। दाने को भूसे से अलग करने को थ्रेसिंग कहते हैं। बीजों को पीड़ को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने को भंडार कहते हैं। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिसे पशुपालन कहते हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसको पढ़ो, समझो और कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछो। ओके बाय, थैंक यू।